नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, बिहार एसआई का जो एग्जाम है अब वो आपके माथे पर है और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार में पुलिस में सर्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आप इसके पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना चाहिए, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, रिवीजन दो तरह का हो सकता है। एक जो रिवीजन होता है वो पैसिव रिकॉल मेथड है। पैसिव रिकॉल मेथड क्या क्या मतलब हुआ कि भाई आपका नोट्स बना हुआ है। मानते हैं कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अगर नोट्स बना हुआ है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का शुरू से लेकर जाते हैं और अंतिम तक जाते हैं। इस पैसिव रिकॉल में क्या होता है कि आप टॉपिक के इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको वेटेज नहीं देते हैं। जब टॉपिक के इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उसको वेटेज नहीं देते हैं, मानते हैं कि आप अराइवल ऑफ यूरोपियंस ही करते खूब रह गए, या आप मानते हैं कि आप बहुत ध्यान से 1905 का स्वदेशी मूवमेंट करते रह गए, नन कॉपरेशन मूवमेंट करते रह गए, हो सकता है आप वेबल प्लान और अगस्त ऑफर और राजाजी प्लान खूब डिटेल में कर लिए, पर भाई इस एग्जाम का नीड वो नहीं था। तो अगर पैसिव रिकॉल में आप हर सब्जेक्ट को बराबर ट्रीट करते हैं, हर टॉपिक को बराबर ट्रीट करते हैं, तो इसका इनपुट टू द आउटपुट रेशियो बहुत कम होता है। याद रखिएगा, एक जो प्रोसेस है वो एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस है। जो एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस होता है, इसका मतलब दो चीज होता है एक्टिव रिकॉल में। पहला ये होता है कि एक्टिव रिकॉल में आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप मैप करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप मैप कैसे करेंगे, बेस्ट सोर्स जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल 25 साल में जो भी दरोगा का एग्जाम हुआ है या उसके समानांतर एग्जाम्स हुए हैं, उसके क्वेश्चन को आप प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद आपको टॉपिक मिल जाएगा, और जब टॉपिक मिल जाएगा तो उस टॉपिक के हिसाब से हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, उसको ज्यादा डेप्थ में करेंगे, और कुछ चीज को हमको सुपरफिशियली टच करके ऊपर से निकलना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप पूरा मोटा जो आपका पोथी है आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ये जो आप किताब देख रहे होंगे, जो हम लोग पीवाईक्यू का लेकर आए थे, इट हैज बीन द बेस्ट सेलर इन द मार्केट। इसके हिसाब से, चूंकि जो भी हम बोल रहे हैं तथ्य पर बोल रहे हैं, जब इस किताब को हम लोग बना रहे थे तो हम लोगों ने टॉपिक को मैप किया है, तो उस टॉपिक को हम आपके समक्ष रखेंगे। दूसरा, हम लोग क्या करने वाले हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट मोमेंट पर हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं और कैसे आपको फ्री में हेल्प करने वाले हैं। तो पहला है कि एक्टिव रिकॉल का मतलब हुआ कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैप करेंगे, और मैप करने के बाद आप उस टॉपिक को मानते हैं कि अगर बायोग्राफी ऑफ गांधी जी है तो हम बायोग्राफी ऑफ गांधी जी वाला जो आपका नोट्स है उस पर हाथ रखेंगे और हम देखेंगे कि हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हमको पता होना चाहिए। जैसे कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। दूसरी बात, गांधी जी के पिताजी कहां के दीवान थे, दीवान मतलब मिनिस्टर को कहते हैं, तो राजकोट में दीवान थे। फिर गांधी जी बनिया फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल रहते हैं। एक रेलवे स्टेशन से उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। पहली बार 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में आते हैं और जो साउथ अफ्रीका में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उसके लिए हेल्प मांगते हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपने नोट्स पर हाथ रखे हुए हैं, या जो भी इस किताब के मार्फत कर रहे हैं, जो इसमें शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है उस पर आप हाथ रखे रह रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं। इसी को आप एक्टिव रिकॉल कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, फिर हमको पता होना चाहिए कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा किसके किताब का इंपैक्ट हुआ, तो जॉन रस्किन एक किताब लिखता है अनटू दिस लास्ट, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसका रहता है। गांधी जी भारत कब लौटते हैं, जब गांधी जी भारत लौटते हैं तो पहली बार पब्लिक लेवल पर कब उपस्थित होते हैं, बीएचयू में होते हैं कि कहां होते हैं। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगा हुआ है, तो क्या ये जो महात्मा टाइटल था रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के समय दिया था कि कब दिया था। गांधी जी का पहला लोकल सत्याग्रह क्या रहा, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां रहा, फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा रहता है, फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा रहता है। मतलब गांधी जी के बारे में ए टू जेड हमको पता होना चाहिए। तो हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो पैसिव रिकॉल का प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। एक्टिव रिकॉल में पहला होता है कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको मैप करिए। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैप करने वाला काम है हमने आपको कर दिया है, हम आपको बताएंगे अभी वीडियो में। सेकंड है कि एक्टिव रिकॉल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने मैप किया है उसके बारे में हमको रिवीजन करना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट उससे फैक्ट्स है वो हमारे टिप्स पर होना चाहिए ताकि वो हाई यील्डिंग टॉपिक है, अगर उससे क्वेश्चन आए तो हम बना ले। ये जो आप टॉपिक को मैप करते हैं, तो अगर आप बिहार एसआई का क्वेश्चंस को देखेंगे तो तकरीबन 50% जो उसके क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड थीम्स पर होते हैं। वो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी थीम पर रिपीट कर जाते हैं अगर आप उसके एनालिसिस को देखेंगे तो एक्टिव रिकॉल कैसे करना है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं।
दूसरा, तो एक्टिव रिकॉल का पहला कंपोनेंट है टॉपिक को मैप करना। पहले मैप करेंगे, फिर उसको कैसे रिवाइज करना है और बीसीडब्ल्यू कैसे हेल्प करेगा, इस पर डिस्कस करते हैं। अगर आप टॉपिक को मैपिंग को अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी ये हम लोग फैक्ट लिखे हुए हैं, पर प्लस माइनस 5% का एरर रहेगा, मतलब डेविएशंस रहेगा। 14 की जगह कभी 16 पूछेगा, 14 की जगह कभी 10 पूछेगा, 13 की जगह कभी 15 पूछ लेगा, 13 की जगह कभी 10 पूछेगा। तो आप इसको एकदम डायरेक्टली मैप नहीं करेंगे कि हाँ 13 ही क्वेश्चन पूछता है, नहीं, 15 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है। तो आप देखें कि सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री को नहीं करेंगे तो आप रेस के बाहर हैं। पॉलिटी सेकेंड हाई यील्डिंग टॉपिक है, ज्योग्राफी थर्ड हाई यील्डिंग टॉपिक है, करंट अफेयर्स हम ही करा रहे हैं आप लोग के लिए, बिहार एसआई के लिए हम ही करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसको आप किसी और का वीडियो करते हैं तो उनका करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पर भरोसा है तो हम पर करिए। बीसीडब्ल्यू का मैगजीन भी है बिहार एसआई के लिए, हमारा मैगजीन पसंद है तो हमारा कीजिए, किसी और का मैगजीन पसंद है तो उनका कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर याद रखना कि ये जो 4-5 टॉपिक है, अगर इसको तुमने अच्छे से कर लिया तो बहुत कंफर्टेबली तुम इस एग्जाम को निकाल लोगे। तुम एकदम स्पष्ट बोलना चाहते हैं। अब पहले हम लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा मैप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमको पढ़ना होगा लास्ट मोमेंट पर, कैसे एक्टिव रिकॉल में हम लोग को जाना होगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोग्राफी ऑफ द गांधी जी। अगर तुम देखोगे तो आपसे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है बायोग्राफी ऑफ द गांधी जी पर। तो बायोग्राफी ऑफ गांधी जी जैसे आएगा तो तुरंत तुमको पता हो जाना चाहिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल रहते हैं, जो अभी तुमको बताए। फिर तुमको पता हो जाना चाहिए कि जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, उसका बहुत ज्यादा गांधी जी पर इंपैक्ट है। गांधी जी के बारे में सारा फैक्ट एंड फिगर तुमको पता होना चाहिए कि जन्म कब हुआ, गांधी जी पढ़े कहां से हैं, तो इनर टेम्पल कॉलेज लंदन से पढ़े हुए हैं। तो सारा फैक्ट एंड फिगर्स तुम्हारे टिप्स पर होने चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग अभी कैसे इसको कराने वाले हैं, फ्री में ही कराएंगे, कैसे कराएंगे आपसे डिस्कस करेंगे। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्विट इंडिया मूवमेंट है। मेरे भाई जो टॉपिक तुमको लिख के दे रहे हैं, टेलीग्राम लिंक में हम इसका लिंक डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे, और तुम बस इसको टिक करते चलना कि ये टॉपिक कर लिया क्या, ये टॉपिक कर लिया क्या। एक बार जैसे हम लोग बता रहे हैं करने की कोशिश करो, यू विल थैंक अस, ट्रस्ट मी, विल थैंक अस। क्विट इंडिया मूवमेंट पर हमको पता होना चाहिए कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट पर क्या क्या मेरे टिप्स पर होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट पर सर पहला टिप्स पर होना चाहिए कि क्विट इंडिया का देता है तो यूसुफ मेहरेली इसका स्लोगन देते हैं। इसी समय गांधी जी क्या नारा देते हैं, डू और डाई का नारा देते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या एक वायलेंट मूवमेंट है कि नॉन वायलेंट मूवमेंट है, तो वायलेंट मूवमेंट है, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो जिसको जो मर्जी है अपना रास्ता को अख्तियार करेगा। इसके आंदोलन का लीडर कौन है, कोई इसका लीडर नहीं है, गांधी जी भी इसके लीडर नहीं है, यह एक लीडरलेस मूवमेंट है, क्योंकि गांधी जी तो पहले ही अरेस्ट हो जाते हैं। इट वाज लेड बाय द सबअल्टर्न सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, पटरी वाला इस आंदोलन को लीड कर रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च क्यों होता है, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल करता है। ये सब सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और अभी हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको पूरा कवर करेंगे। क्रिप्स मिशन कब आता है, 22 मार्च 1942 को आता है, और 22 मार्च 1942 को आता है जब क्रिप्स मिशन फेल करता है तो गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट। पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है। क्या होता है पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारी सरकार को नहीं मानता हूं, क्योंकि तुमको जो माइट मिला हुआ है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। जो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है मतलब समानांतर सरकार हम बना देंगे, तो चित्तू पांडे बलिया में बनाएंगे। जो लार्जेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सतारा महाराष्ट्र में बनता है। इसको बनाने वाला कौन व्यक्ति है, नाना पाटिल इसको बनाते हैं, और सरकार का नाम क्या रखा जाता है, प्रति सरकार इसका नाम रखा जाता है। अगर आप तुम तामलुक में जाओगे तो तामलुक में एक पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाता है, और जो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाता है व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है सतीश सावंत। और यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है क्विट इंडिया मूवमेंट की, में तुमको पता होना चाहिए कि यहां पर एक महिला है जिनका नाम है मतंगनी हजरा। ये सब फैक्ट तुमको पता होना चाहिए, मतंगनी हजरा। और जो मतंगनी हजरा है, जब 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और जब पुलिस की ब्रुटलिटी होती है तो सबसे फ्रंट पर रहती है मतंगनी हजरा, और मतंगनी हजरा शहीद होती है। और यही मतंगनी हजरा को कहा जाता है ओल्ड गांधी और बूढ़ी गांधी। ये सब कुछ फैक्ट्स है जो हमको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई कि पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे बड़ा कहां बना, तो सतारा महाराष्ट्र में बनता है, चित्तू पांडे बलिया में लीड करते हैं, तामलुक में बनता है, और हर जगह पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो पता होना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि हम लोग कैसे कराएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक तुमको कर लेना है वो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। अगर तुम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को तुम देखोगे तो तुमको ब्रह्मो समाज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जो टॉपिक लिख रहे हैं ध्यान से करोगे इसको।
आर्य समाज मूवमेंट के बारे में तुमको पता होना चाहिए। मेरे भाई अपने मन से नहीं बोल रहे, एक टॉपिक को मैप करके तुमको बता रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में तुमको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय के बारे में तुमको पता होना चाहिए। फिर ज्योतिबा फुल्ले और उनका सत्यशोधक समाज के बारे में खूब डिटेल में तुमको पता होना चाहिए। फिर रामकृष्ण सोसाइटी के बारे में और विवेकानंद के बारे में तुमको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर सैयद अहमद खान के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर इनके बारे में आपको पता है तो इतना पे आप। फिर प्रार्थना समाज क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक का लिस्ट दी है अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आप होंगे, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। गवर्नर जनरल और वाइसराय को स्टार मार्क करके लिखो। ये जो तुम देखो, ये जो टॉपिक दे रहे हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम नहीं दे रहे हैं, टॉपिक के इंपॉर्टेंस के हिसाब से दे रहे हैं कि तुमको ये ज्यादा करना है, ये ज्यादा करना है, ये ज्यादा करना है। तुमको पता होना चाहिए कि 1857 के समय कौन गवर्नर जनरल था। तुमको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है। तुमको पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस के समय कौन था। तुमको पता होना चाहिए कि लॉर्ड लिटन ने क्या किया, लॉर्ड रिपन ने क्या किया। ये सब सारा चीज तुमको पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है ना। ये सब सारा चीज तुमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो दिक्कत खाओगे, क्योंकि गवर्नर जनरल और वाइसराय से वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है। अराइवल ऑफ द यूरोपियन से क्वेश्चन वो तुमसे पूछता है कि पहले दानिश आए कि फ्रेंच आए, फ्रेंच आए तो कहां पर पोर्ट बनाते हैं, ब्रिटिशर्स आए तो कब आते हैं, कहां पर पोर्ट बनाते हैं, क्या क्या उनका आने का क्रम रहा है। और वही क्रम और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। ये इजी क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन पूछता है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जरूर करना कि परमानेंट सेटलमेंट कहां पर लागू होता है, फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहां पर होता है, महलवाड़ी सेटलमेंट कहां पर होता है। इजी क्वेश्चन होता है पर आपसे पूछता है। डोंट मिस दिस टॉपिक फॉर श्योर। रिवोल्ट ऑफ 1857 और बैटल ऑफ पलासी को जरूर पढ़ के जाओगे कि कोलिन कैंपबेल कहां पर दबा रहा था, डंका साह कहां पर लीड कर रहे थे, विंसन टेलर बिहार में दबा रहा था। तो फिर तुमको पता होना चाहिए कि कानपुर में आंदोलन को कौन लीड कर रहा था, दिल्ली में कौन आंदोलन को लीड कर रहा था, हडसन कहां पर दबा रहा था, कोलिन कैंपबेल ह्यूग्रोज कहां पर दबा रहा था, ग्वालियर में कौन लीड कर रहा था। 57 का क्रांति से प्रश्न पूछता है, इसको बहुत अच्छे से करोगे। 57 के क्रांति में ही तुमको रोल ऑफ बाबू वीर कुंवर सिंह कर लेना है, ध्यान से करोगे। बैटल ऑफ पलासी बहुत महत्वपूर्ण है, खूब डिटेल में इसको तुम करोगे। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर से आपसे पूछता ही है, आपको पता होना चाहिए कि कौन किताब कौन लिखता है ना, कौन सा जर्नल कौन, अल हिलाल कौन लिखता है ना। तो ये सब सारा चीज तुमको पता होना चाहिए। मूक नायक कौन लिखता है ना। तो सारा लिस्ट होता है। न्यू लैम्प किताब कौन लिखता है, ये सब सारा का लिस्टिंग आपके पास होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आपसे पूछता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के बारे में बता दीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं इसको जरूर कर लीजिएगा। 1919 पूछता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को स्टार मार्क करके रख लीजिए, ये जरूर आपसे पूछता है। अगस्त ऑफर कर लीजिएगा, वेवल प्लान कर लेंगे, क्रिप्स मिशन कर लेंगे और राजाजी प्लान कर लेंगे। ये आप कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर लेंगे। फिर आपको चार्टर एक्ट भी करना है। चार्टर एक्ट 1813 1833 को जरूर आप कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को करेंगे। सैडलर कमीशन, उल्ट डिस्पैच 1854 और हंटर कमीशन को करेंगे। तो सर क्या इतना ही करना है? नहीं, अगर ये तीन करेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की स्थिति में बहुत कंफर्टेबली हो जाएंगे। तो सैडलर कमीशन, उल्ट डिस्पैच 1854 वाला, हंटर कमीशन को आप जरूर कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। आजाद हिंद फौज और द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस को करेंगे। त्रिपुरी क्राइसिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये सब सारा चीज होना आपको पता होना चाहिए कि कहां कब जर्मनी में जाते हैं, कब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन होता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत डिटेल में करेंगे। आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। फिर कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कौन देता है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन देता है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त देते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाला लाजपत राय देते हैं। ये सब पता होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मुस्लिम जो इसको लीड करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनका नाम है तैयब जी। तैयब जी इज द फर्स्ट मुस्लिम टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो अधिवेशन होता है मद्रास में अधिवेशन होता है। फर्स्ट नॉन मुस्लिम टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द यूल कंपनी। एक बहुत बड़ा कंपनी था। यूल कंपनी का एक मालिक था जिसका नाम था जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल इलाहाबाद में एक बैठक होती है, आज का प्रयागराज अब हो गया है। इलाहाबाद में बैठक होती है 1888 में, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट नॉन इंडियन टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको 1906 का अधिवेशन कौन लीड करता है पता होना चाहिए। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है तो
तुमको पता होना चाहिए कि रस बिहारी घोष उसको लीड करते हैं। याद रखना कि रस बिहारी घोष अलग है, रस बिहारी बोस अलग है। रस बिहारी बोस एक्सट्रीमिस्ट है, रस बिहारी घोष मॉडरेट है। फिर तुमको पता होना चाहिए कि 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार लीड करते हैं। बिहार में जो पहला अधिवेशन होता है 1912 के बांकीपुर में होता है और उसको लीड करने वाले आर.एम. मुधोलकर थे। फिर तुम देखोगे कि 1922 में बिहार के गया के तेनई गांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसको लीड करने वाले चित्तरंजन दास थे। फिर देखना कि 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है अकेला कांग्रेस अधिवेशन है, जिसको गांधी जी लीड करते हैं और बेलगाम अधिवेशन इसको तुम कहते हो। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में चले जाना, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात की जाती है और पंडित नेहरू इसको लीड करते हैं। 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कराची में होता है और पहली बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है और इसको सरदार पटेल लीड करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन है, अगर तुमको पता होगा तो तुम ऑप्शन को बहुत कंफर्टेबली एलिमिनेट कर लोगे। तो ये जो टॉपिक है इसी के ऑर्डर में तुम इसको टिक करोगे कि ये टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया। तो एक्टिव रिकॉल का जो पहला कंपोनेंट था टॉपिक को मैप करना, तो मैप करने का हमारा काम था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को मैप कर दिया है आपके पीवाईक्यू के हिसाब से। रिवाइज कैसे करोगे? इस टॉपिक को रिवाइज करने का दो तरीका है। या तो इस टॉपिक को आप सेल्फ रिवाइज कर लीजिए, या इन टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना देते हैं आपको शॉर्ट में, जैसे जैसे भी हम बताए हैं हम शॉर्ट में वीडियो बना देते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बना दें, और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर वीडियो बना दें तो हम लोग रेडी हैं, आज से ही वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। पहली बात एकदम स्पष्टता होना चाहिए कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं। जैसे जैसे हम आपको टॉपिक बताए हैं इन सारे टॉपिक पर हम वीडियो बना के आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। अब यहां से 2-3 टॉपिक और निकलता है। अभी 4 तारीख को और 11 तारीख को आपका टेस्ट है। 4 जनवरी मतलब कल, और 11 जनवरी को आपका टेस्ट है। हम पुनः कहना चाहते हैं, आप हेल्प डेस्क को फोन करके आप उसको बैठा देते हैं कि सर एडमिशन लेना है। अभी मात्र जो अभी हम लोग वीडियो जब हम बना रहे हैं तो 32 या 35 सीट के आसपास खाली है। ये जो 4 जनवरी वाला टेस्ट है केवल मात्र एक जगह हो रहा है, पटना में हो रहा है। दिल्ली में अगर तुम लोग टेस्ट चाहते हो तो 11 जनवरी को हम लोग टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तुम कमेंट करके बताना कि तुम लोग दिल्ली में भी टेस्ट चाहते हो क्या, तो हम लोग करवा देंगे। जो 4 जनवरी का टेस्ट हो रहा है वो एग्जाम का टाइमिंग कितने बजे से है? 12 से 2 PM के बीच में है। सेंटर कौन सा है? राजा राम मोहन सेमिनरी स्कूल। तो तुम बोलोगे कि सर इतना दूर हो गया। भाई अगर फाइनल एग्जाम के दिन तुमको जमुई और रोहतास दे देगा तो जाओगे कि नहीं देने? जाओगे ना परीक्षा देने। भाई इतना कंफर्ट जोन से पहले बाहर निकलो। हम लोग चाहते तो मोशन क्लासेस में भी ले सकते हैं, पर क्यों मोशन क्लासेस में नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं मोशन क्लासेस बोरिंग रोड में, क्योंकि वहां पर कंफर्ट है, खूब बढ़िया टेबल कुर्सी सब आपको मिलता है। पर जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आपको बढ़िया टेबल कुर्सी नहीं मिलेगा, टेबल हिलते हुए मिलेगा, डोलते हुए मिलेगा, लाइट कम मिलेगा। हम रियल एग्जाम का फील्ड के लिए आपको तैयार करना चाहते हैं। पूरा स्कूल को बुक किए हैं। मेरे लिए आसान होता कि मोशन क्लासेस को बुक कर देते ताकि आप एकदम आराम से कंफर्टेबली एसी चलते रहता परीक्षा देते। बट जो रियल एग्जाम है उसको हम लोग मिमिक नहीं कर पाएंगे। तो 12 से 2 के बीच में परीक्षा है। राजा राम मोहन सेमिनरी स्कूल, आप यहां पर जाएंगे। कहां पर है? नया टोला खजांची रोड में है। अगली बार 11 तारीख को जरूरत पड़ा तो हम लोग और एक सेंटर बढ़ा देंगे, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जो है मात्र 30-32 बच्चों का ही जगह है। आप लोग उसको आपके टेलीग्राम लिंक पे उसका अवेलेबल होगा, आप उसको जाकर बाई कर सकते हैं। जो पूरा दोनों टेस्ट का जो खर्च है वो मात्र 51 रुपया है। तो तुम सोचते हो कि सर मास्टर तुम लोग पैसा बना रहे हो। मेरे भाई स्कूल को बुक करना बड़ा कॉस्टली अफेयर होता है। हम लोग कोई कोचिंग में परीक्षा नहीं लेते हैं, और कोचिंग वाला के लिए आसान होता है कि हमारे पास भी अपना कोचिंग है पटना के डाक बंगला पर। वहां पर एक्सपीरियंस सेंटर पे तुमको बोल देते कि 10 बजे से जाकर शाम में 5 बजे तक परीक्षा देते रहो, हमारा खर्चा नहीं होता। स्कूल को बुक करना इज ए कॉस्टली अफेयर। पर वही है कि अगर तुम एग्जाम नहीं लिखोगे, कुछ लोग अभी बोलेगा कि नहीं सर हम एग्जाम नहीं लिखेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे। मेरे भाई रिवीजन करते करते पूरा उम्र बीत जाएगा, कोई उसका लिमिट नहीं है। एग्जाम हॉल में जाओ, उस 2 घंटा में तुम बैठ के दरोगा नहीं बन जाओगे। घर पे बैठ के 2 घंटा जाओ। सर 1 घंटा ट्रेवलिंग में लगता है तो लगता है। दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम विच यू कैन डू। नहीं तो अपना बैठ के अपना पढ़ते रहो, अभी और 2 साल पढ़ लेना। जाकर तुमने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखो कि होता है कि नहीं है। एग्जाम हॉल में जो बच्चा एक बार इंटर करेगा, एक बार एग्जिट करता है, तो उसका एक अलग माहौल होता है। एग्जाम में तुम गलती के, पैनिक के सिचुएशन में कैसे गलती कर रहे हो ये मैटर करता है। पैनिक के सिचुएशन में कैसे तुम बबल भर रहे हो ये मैटर करता है। एक चीज मैटर करता है, जो परीक्षा होगा वह हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में परीक्षा होता है। जैसा बीएसएससी क्वेश्चन पूछता है सेम मॉडल पे होता है। कोई जेरोक्स पेपर आपको नहीं देते हैं, पूरा प्रिंटिंग प्रेस का जिस तरह का छपाई होता है, जिस तरह का फॉन्ट होता है, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देंगे। इसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में है, पटना में मात्र एक सेंटर में है। 11 तारीख को तुम चाहते हो तो दिल्ली में कर देंगे, और पटना में भी अगर चाहते हो कि कोई एक और सेंटर हो तो आप बता दीजिएगा, वहां पे हम लोग सेंटर कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 जनवरी का टेस्ट जरूर दो। तैयारी तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। 5 साल भी दे दिया जाएगा तो तैयारी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जितनी भी तैयारी है इतना ही पर परीक्षा देकर आ जाओ। यकीन मानो, सलाह को माना करो, नहीं तो 5 नंबर से छूट गया, 7 नंबर से छूट गया, एक कहानी गाते रहना 5 साल और अभी गाना। ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक पर आ जाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको तुम कर लोगे। जो जो टॉपिक कर रहे हैं केवल इसको कर लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से क्वेश्चन पूछता है, तो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, सेकंड यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी को, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार और जो साथ में ट्रीटी साइन हुआ है उसका डेट के साथ उसको पढ़ लेना, और इंपॉर्टेंट ट्रीटी और रिनेसेंस को कर लेना है। बस खेला खत्म, और ज्यादा हमको नहीं करना है। ठीक है, बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वार और साथ में जो ट्रीटी साइन किया गया है उसको कर लेंगे। आप बहुत कंफर्टेबली वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको बना लेंगे। इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग वीडियो लेकर आना चाहते हैं, और आपका जो 150 क्वेश्चन का, जो 100 क्वेश्चन का हम लोग आपको एमसीक्यू करा रहे थे, इसको बंद कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। क्यों स्टॉप किया गया? आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, जबकि कुछ लोग लगातार उसको देख रहे थे। इसको इसलिए बंद किया गया क्योंकि फ्री का चीज का लोग महत्व नहीं करता है ना। हवा फ्री में है, कहाँ महत्व है? पानी फ्री में है, कहाँ महत्व है? यही अगर 500 रुपया में कोर्स बेचते तो खूब बढ़िया से तुम ध्यान से देखते। तो उसको बंद कर दिया गया है। उसके जगह पर हम लोगों ने सोचा है कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स वाले जो टॉपिक हैं, इस पे हम लोग वीडियो बना के आपको दे दें। अगर आपकी सहमति होगी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपकी सहमति नहीं होगी तो नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर वीडियो बना के दे दे। कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो हम लोग रेडी हैं, आप भी कमर कस लीजिए और खूब डिटेल में करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 4 तारीख के टेस्ट को जरूर देना। तुम्हारे वीडियो के अंत में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पर लिंक होगा कि जहां से तुम बाई कर सकते हो। और नहीं मन होगा तो घर पे बैठ के, हाँ भैया घर पे बैठ के पीडीएफ बना लेंगे, 1 घंटा ट्रेवलिंग में बचा लेंगे। अरे भाई, उससे ज्यादा तुम रील देख लेते हो मेरे भाई, है ना। ये सब खेला कहीं और। जो सलाह तुमको दे रहे हैं उसको मानो। तुम नहीं मानोगे, कोई और तो मानेगा, और जो मानेगा उसका सिलेक्शन होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और इस टेस्ट से बीसीडब्ल्यू पैसा नहीं कमाता है, यकीन मानना। वो जो स्कूल वगैरह बुक करना बड़ा कॉस्टली अफेयर है, या जो भी कोचिंग बुक करके कराता है, वो सब बधाई के पात्र हैं। वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो एकदम हेल्प कर रहे हैं आपको। इस चीज को मानना। ये नहीं है कि सब लोग पैसा ही बटोर रहा है। कुछ जो भी कोचिंग करा रहा है, हम बोल रहे हैं यूट्यूब पर जो भी कोचिंग करा रहा है ना, इस तरह का टेस्ट 50 रुपया 51 रुपया में घर से लगा रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपका भी हमारे ऊपर एहसान है। कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, है ना। और ये जो संबंध है इसकी और प्रगाढ़ता जरूरी है, उसके लिए करवाया जाता है। और फ्री में भी करवा सकते थे, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब फ्री में है बच्चा रजिस्टर कर देता है, पूरा रिसोर्स वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हम लोग को लगता है कि अगर 20 रुपया भी देते हो अगर एक टेस्ट का, तुम 20 रुपया लगा होता है तो तुम आकर देने की कोशिश करते हो। यह जो टेस्ट है ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी तुम परीक्षा दे सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में केवल पटना है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली वाले कमेंट करो, अगला बार हम मैनेज कर देंगे।